डियर स्टूडेंट्स, 6th सेम हिस्ट्री में आपका स्वागत है। लेसन 3 वीडियो 2 फ्रांसीसी क्रांति का आपका पाठ है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्रांति के जो कारण थे उनमें भी प्रमुख रूप से हमने राजनीतिक कारणों को देखा, और राजनीतिक कारणों में जो बुर्बो वंश के शासक थे, लुई 14वें, 15वें, 16वें, उनकी भूमिका जो थी वो हमने पढ़ी। तो उसमें हम 3 बिंदु पढ़ चुके थे। चौथा जो बिंदु है वो है आपका मेरी एंतोइनेट, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा पीछे ही पढ़ा था, की भूमिका। इसकी क्या भूमिका थी इस क्रांति को जगाने में, करवाने में, इसको आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे और भी 1-2 बिंदु देखेंगे। तो मैरी एंतोइनेट शाही परिवार में क्रांति के लिए सर्वाधिक वातावरण बनाने वाली यह महिला फ्रांस की महारानी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया से आई थी और फ्रांस की महारानी थी। शाही परिवार जो हो ही गया। साहसी, सुंदर, ये सब हम पढ़ के आए थे, और प्रशासनिक जानकारी भी इसको थी। ये सारे गुण तो इसके अंदर थे, लेकिन अवगुण ज़्यादा थे। अवगुण क्या थे? बुद्धिहीनता, अनुभवहीनता, निर्णय न लेना, समय के अनुरूप निर्णय न लेना, ये सबसे बड़ी गलती होती है किसी व्यक्ति की। समय अनुरूप निर्णय न लेना, परिस्थितियों के अनुरूप गंभीर न होना, संयम न रखना। तो ये दोष थे जिसके कारण से इसके गुण दिखाई नहीं देते, दोष ज़्यादा थे, जिसके कारण उसकी जुआ खेलने की प्रवृत्ति, कृपा पात्र जो थे, चापलूस थे, उनको ऊंचे पदों पर बिठाना, धन बांटना, फिजूल खर्ची और अन्य फिजूल खर्चियाँ। तो इस सारे से जो जनता थी वो बहुत दुखी थी। इसलिए लोग उसे श्रीमती घाटा के नाम से भी बुलाते थे। श्रीमती घाटा। उसने सभी मंत्रियों को अपने इशारों पर चलने को मजबूर कर दिया। शासक उसके हाथ की कठपुतली जो था, इसके कारण से मंत्री भी मजबूर थे। मिराबो ने कहा, एक नेता हैं क्रांति के मिराबो, उन्होंने क्या कहा? सम्राट के इर्द गिर्द एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? उसकी पत्नी। उसने विभिन्न मंत्रियों को पदों से इसलिए हटवाया, मंत्री इसलिए हटवाए कि वो उसके पक्ष की बात नहीं करते थे। जो भी उसके पक्ष में नहीं है उसको उसने दूर कर दिया शासन से। राष्ट्र से उसका कोई लेना देना नहीं था। पूरे फ्रांस में यही चर्चा होने लगी थी कि वही फ्रांस में होने वाली हर राजनीतिक गतिविधि का केंद्र है। उसका मुख्य कार्य अपने सौंदर्य को बरकरार रखना है। कोष से कितना भी धन वो खर्च कर सकती थी इस चीज के लिए, और अन्य अपने जो भी काम थे, कितना भी धन वो खर्च कर सकती थी। कुल मिलाकर मेरी एंतोइनेट शासक को निष्क्रिय बनाने वाली, तथा शासन व्यवस्था को खराब करने वाली महारानी थी, जिसने शाही परिवार का जनता को जो है विरोधी बना दिया। जनता इसके कारण से विरोधी हो गई शाही परिवार की। अब लोग इसको विदेशी
घृणित, ऑस्ट्रियन, इस प्रकार के नाम इसको कहने लगी। जे.ई. ग्रांट इस संबंध में क्या कहते हैं? और एस टेम्परले भी यही लिखते हैं। महारानी ऑस्ट्रियन होने के नाते सारे देश में अप्रिय हो गई और क्रांति के समय सभी ने उसको ऑस्ट्रियन कहकर अपमानित भी किया। तो ये बात हमने इस बारे में पढ़ी। अब है वर्साय का विलासी जीवन। वर्साय का विलासी जीवन, ये क्या बात है इसको भी समझेंगे। तो आपको ये बिंदु थोड़े ध्यान में रहे इसलिए मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो वर्साय का विलासी जीवन क्या था? लुई 14 पेरिस की विद्रोही प्रकृति से घृणा करता था। तो पेरिस की जो विद्रोही प्रवृत्ति थी उससे घृणा करता था वो, इसलिए उसने 14 किलोमीटर दूर बहुत खर्च करके एक राजमहल हमने बनवाया था, ये हमने पढ़ा था। यह महल राजा और कुलीन वर्ग के लोगों की विलासिता और अकर्मण्यता क्या होती है? कुछ कर्म न करना, अपना फर्ज न करना, अकर्मण्यता का ये प्रतीक बन गया था। वर्साय का दरबार यूरोप के अन्य राजाओं की ईर्ष्या का केंद्र था। ईर्ष्या का केंद्र था अन्य जो राज्य थे, ये दरबार। 18,000 व्यक्ति थे इस दरबार में, बहुत बड़ा दरबार था ऐसे तो। दो 2000 तो चुनिंदा राजा के दरबारी थे जो कुलीन और पादरी वर्ग से थे। ये जो 2000 थे कुलीन और पादरी वर्ग से, उच्च वर्ग से संबंध रखते थे, विशेष थे। और बाकी जो है शेष जो हैं वो नौकर चाकर थे। तो इसमें राजा का परिवार, दरबारी सामंत जो थे वो सब मौज मस्ती में, आनंद में लीन रहते थे, उनको और कोई काम नहीं था। विलासिता ही इस महल का केंद्रीय तत्व था। राजनीतिक अकर्मण्यता तथा प्रशासन के प्रति उदासीनता इनकी विशेषता थी। उदासीनता इसके प्रतिफल थे। अकर्मण्यता आ गई क्योंकि सारा दिन मौज मस्ती में ही इनका जीवन चलता था। 1779 में अगर हम बात करें तो इस महल के रखरखाव और फिजूल खर्ची पर लगभग 2 करोड़ डॉलर, उस समय सोच के देखें आप कितना बड़ा जो है अमाउंट है ये खर्च होता था। डॉक्टर सीडी हेजन इस बारे में कुछ कहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि लोग वर्साय के दरबार को राष्ट्र की कब्र कहते थे। इसमें आश्चर्य नहीं है कि लोग राज दरबार को राष्ट्र की कब्र कहते थे। राष्ट्र की कब्र ही थी वैसे तो, इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पर खर्च होता था और खर्च होने के बाद प्रतिफल क्या था? प्रशासन के प्रति अकर्मण्यता, उदासीनता। संक्षेप में फ्रांस का शासक भोग विलास में डूबा रहता था। फलतः जनता की समस्याओं की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। तो साधारण जनता में जो है राजा और उसके प्रतिनिधियों के प्रति घृणा फैल गई, पैदा हो गई, और दूसरी ओर इससे असंतोष को बढ़ावा मिला और परिणाम स्वरूप क्रांति या क्रांतिकारी जो शक्तियां थी उनको बल इससे मिलता है।
तो ये हमने पढ़ा वर्साय का विलासी जीवन कैसे इसके परिणाम में आया। फिर आता है आपका दोषपूर्ण शासन प्रणाली। दोषपूर्ण शासन प्रणाली, इसको समझेंगे हम। भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा राज्य था ये, लेकिन शासन प्रणाली की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य था, बहुत अधिक पिछड़ा था। विभिन्न शासकों तथा शासन में जिम्मेदार मंत्रियों ने, जिम्मेदार जो मंत्री थे या शासक थे, जिम्मेदारी नहीं निभाई उन्होंने, सकारात्मक कदम नहीं उठाए। इसके कारण से जनता का विश्वास उठ जाता है। तो इसको भी हम अलग अलग सब पॉइंट्स में पढ़ेंगे। सब पॉइंट 1, भ्रष्ट शासन। कैसा शासन? भ्रष्ट शासन। इस भ्रष्ट शासन में क्या आएगा? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था इस समय, क्रांति जब हुई। सभी पद जो थे खरीदे बेचे जाते थे। कहावत बन गई थी फ्रांस में कि ऊंचे पद पाने के लिए पैसा जरूरी है, पैसा आवश्यक है, पैसा होना जरूरी है, कोई भी पद पा सकता है। न्यायाधीशों के जो पद थे, इनके लिए ऊंची बोलियां लगती थी। इस तरह के भ्रष्टाचार के चलते हुए अधिकतर पदों पर वे लोग बैठ गए, वे लोग विराजमान हुए जो पद की गरिमा किसी का ध्यान नहीं रखते थे। जनता की समस्या की तरफ जिनका कोई ध्यान नहीं था। तो एक तरफ तो शासन से जनता पहले ही दुखी थी, और दूसरी तरफ जो तंत्र था प्रशासन का, उसमें भी निरंकुश था इन कारणों से, क्योंकि उनको तो पैसे से पद मिला था तो उनको कौन हटा सकता था, तो निरंकुश था अधिक आ गई। तो ये हमने दोषपूर्ण शासन प्रणाली और उसका सब पॉइंट, जो पहला पॉइंट है वो देखा। इसके बाद शासन में एक रूपता का अभाव, एक रूपता का अभाव था। इसको हम समझेंगे कैसे था। एक रूपता का अभाव, भौगोलिक दृष्टि से भी हमने पढ़ा कि फ्रांस बहुत बड़ा राज्य था, तो शासन सब जगह एक जैसा नहीं था, एक जैसा शासन नहीं था। इतिहासकार हेजन इस बारे में क्या लिखते हैं? जो कुछ एक नगर में कानून था, जो कुछ एक नगर में कानून था, 5 मील की दूरी पर वही अपराध था। जो कहीं कानून है वही क्या बन गया? अपराध बन गया। तो विभिन्न भागों में लगभग 400 प्रकार के कानून थे। सबसे केंद्रीय व्यवस्था जो है सम्राट वर्साय के, केंद्रीय जो व्यवस्था है वो वर्साय के राजमहल से चलती थी। स्वयं शासक को भी स्पष्ट नहीं था कि किस प्रांत में क्या हो रहा है, किस प्रांत में क्या हो रहा है, शासक को भी नहीं पता था। 40 प्रांत थे, सभी के अपने अपने कानून,
और लागू करने की व्यवस्था भी सबकी अलग अलग थी। स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का कब्जा, यह वंशीय आधार पर काफी पहले से लागू था, जो स्थानीय मामला था। इस तरह शासन में एकरूपता न होने के कारण फ्रांस में लोगों को अपने ही देश में विदेशियों जैसा बर्ताव कई बार झेलना पड़ता था, दूसरे प्रांत में दूसरी जगह जाने पर, और जनता इस सारे से बहुत दुखी थी। तो ये हमने शासन, दोषपूर्ण जो शासन प्रणाली है उसका दूसरा सब पॉइंट देखा। अब तीसरा सब पॉइंट है प्रतिनिधि संस्थाओं का अभाव। प्रतिनिधि संस्थाओं का अभाव, ये तो था ही, तभी तो ये क्रांति की नौबत आती है। फ्रांस की शासन व्यवस्था की कमजोरी थी, बड़ी कमजोरी थी कि संस्थाओं का अभाव था, कोई भागीदारी नहीं थी जनता की। शासक की जो शक्तियां थी वो निरंकुश थी और असीम थी। कहने के लिए तो फ्रांस में जनप्रतिनिधि, कहने को जनप्रतिनिधि एक संस्था थी, उसका नाम था पार्लेमा। हम पढ़ के आए हैं पिछली वीडियो में भी। पार्लेमा की व्यवस्था थी जो शासक व मंत्रियों पर नियंत्रण रखती थी, लेकिन इस समय इसका औपचारिक अस्तित्व भी नहीं था। औपचारिक अस्तित्व भी नहीं था। 1614 के बाद जनप्रतिनिधि संस्था स्टेटस जनरल की सभा भी नहीं बुलाई गई। 1614 के बाद स्टेटस जनरल जो प्रतिनिधि संस्था थी की सभा नहीं बुलाई गई। जनता के पास अधिकार नहीं थे, किसी तरह के अधिकार नहीं थे। उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी कई प्रकार के प्रतिबंध थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग अपनी मर्जी के, विशेषाधिकार जो वर्ग था, विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग था, मन मर्जी से कानून बनाता और उनकी फिर व्याख्या भी कर लेता, जब चाहे उसको बदल भी देता अपने मतलब स्वार्थ अनुसार। इस प्रकार कोई तालमेल नहीं था जनता और शासक के बीच में, तालमेल नहीं हो सकता था। तालमेल के अभाव में कोई भी शासन दीर्घकालीन कैसे हो सकता है, तो उसको उखड़ना, उसको खत्म होना था ही, और वो क्रांति से हुआ। तो ये इस वीडियो में हमने तीसरा जो बिंदु है हमारा, छठा, वो रह गया है। छठा बिंदु अगर इसके दो सब पॉइंट तो हमने कर लिए हैं, प्रतिनिधि संस्थाओं का अभाव। तो इस वीडियो में हमने देखा मैरी एंतोइनेट की भूमिका, वर्साय का विलासी जीवन और दोषपूर्ण शासन प्रणाली के हमने 3 बिंदु देख लिए हैं। 5 बिंदु और हैं, वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे।